हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट तिलहनी फसल देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तिलहनी फसलें, तो इसमें हम लोग देखेंगे मूंगफली। एरेचिस हाइपोजिया इसका साइंटिफिक नेम है, वानस्पतिक नाम। और कुल क्या है इसका, तो लेग्यूमिनेसी है। और एरेचिस हाइपोजिया में जो एरेचिस है ये कौन सा शब्द है, तो ये एक ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, लेग्यूम है। और जो हाइपोजिया शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भूमि के नीचे लगने से है। तो मूंगफली का वनस्पतिक नाम एरेचिस हाइपोजिया, कुल लेग्यूमिनेसी। और जो एरेचिस शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है लेग्यूम, और हाइपोजिया जो है इसका अर्थ होता है भूमि के नीचे लगने से है। और उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका। और उसके बाद मूंगफली में वनस्पति तेलों का जो है राजा कहलाती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि वनस्पति तेलों का राजा किसे कहा जाता है, तो मूंगफली को कहा जाता है। और मूंगफली में जो है 26% प्रोटीन होता है और 45% जो है तेल पाया जाता है। तो मूंगफली में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, तो 26% प्रोटीन और 45% तेल पाया जाता है। अब बात करते हैं इनके परीक्षण वजन का, टेस्ट वेट का। तो टेस्ट वेट कितना होता है, तो 220 से होता है 582 ग्राम होता है। तो मूंगफली में टेस्ट वेट कितना होता है, 220 से 582 ग्राम होता है। और इसे जो है गरीब का जो है बादाम भी कहा जाता है। और क्योंकि मूंगफली के प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू अधिक होता है तो इसे क्या कहते हैं, गरीब का बादाम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मूंगफली के प्रोटीन में जो है बायोलॉजिकल वैल्यू अधिक होता है। और विश्व में मूंगफली के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का, तथा उत्पादन की बात करते हैं तो चीन का जो है प्रथम स्थान पे है। एरिया वाइज इंडिया पहले पे है और प्रोडक्शन वाइज जो है चाइना पहले पे है। और भारत में उत्पादन की बात करते हैं तो गुजरात प्रथम स्थान पे है और आंध्र प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है। तो गुजरात का पहला पोजीशन और आंध्र प्रदेश का जो है दूसरा पोजीशन है। और उत्पादकता की बात करते हैं तो तमिलनाडु का जो है सर्वाधिक उत्पादकता है, 17 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो उत्पादन में गुजरात पहले पे है और आंध्र प्रदेश दूसरे पे है। और उत्पादकता में जो है 17 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादित करता हुआ जो है तमिलनाडु जो है सर्वाधिक पहले स्थान पे है। और उसके बाद मूंगफली में क्षेत्रफल के देखा जाए विश्व में तो भारत पहले स्थान पे है और उत्पादन में जो है चीन पहले स्थान पे है। अब बात करते हैं मूंगफली में गुल्ली का। तो ये क्या होता है, तो गुल्ली और छिलका अनुपात जो है इसका बात करते हैं तो 70 से 75% होता है। और उसके बाद खाद्य खलियों में जो है मूंगफली की खली में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर जो ये पूछा जाए कि खाद्य खलियों में किस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो मूंगफली में पाया जाता है। कितना होता है, तो 7.3% होता है। अब बात करते हैं मूंगफली के फल को जो है पोड या लोमेंटम कहते हैं। तो जो मूंगफली का फल है उसे क्या कहते हैं, पोड या लोमेंटम कहते हैं। जबकि इसका दाना जो है वो कर्नेल कहलाता है। फल पोड या लोमेंटम कहलाता है और दाना कर्नेल कहलाता है। अब अगला बात करते हैं जलवायु की।
तो इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए होता है। और यह जो है एक C3 पौधा है, लघु दिवस जोता है पौधा, सॉर्डे प्लांट है और स्वपरागी जोता है पौधा, सेल्फ पॉलिनेटेड पौधा है। C3 सॉर्डे प्लांट और स्वपरागी जोता है पौधा है। और भूमि की बात करते हैं तो बलुई दोमट मृदा चाहिए होता है। अब अगला है वर्गीकरण। तो इसके वर्गीकरण में हम देखेंगे फैलने वाली आता है एक, और दूसरा था गुच्छेदार आता है। फैलने वाले एरेचिस हाइपोजिया वैरायटी क्या है, प्रोकम्बेंस है। और गुच्छेदार में कहता है एरेचिस हाइपोजिया और वैरायटी कहता है फेस्टिगेटा आता है। अब एरेचिस हाइपोजिया वैरायटी या प्रोकम्बेंस जो कि फैलने वाला है, यह 2 से 3 महीने जो है सुसुप्ता अवस्था इसमें पाई जाती है। और पकने में जो है अधिक दिन लगता है, 130 दिन के करीब लगता है। तो फैलने वाला क्या है, 2 से 3 महीने के अंदर सुसुप्ता अवस्था इसमें पाई जाती है और पकने में जो है अधिक दिन लगता है। और फिर आता है गुच्छेदार आता है, जिसमें सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती है और 100 से जो है 120 दिन में जो है पक जाती है। तो गुच्छेदार में क्या है, सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती है और 100 से 120 दिन में जो है पक जाती है। अब बात करते हैं सुसुप्ता अवस्था, जिसको डोरमेंसी कहते हैं, डोरमेंसी स्टेज। तो सुसुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए बीज को अधिक तापमान पर जो है हाई टेम्परेचर पर रखते हैं। इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन का 0.7% का जो है छिड़काव करते हैं। और उसके बाद फिर आता है नेफ्थलीन एस्टिक एसिड या इंडोल एस्टिक एसिड का 5 से 10 ppm घोल का छिड़काव करते हैं। तो सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये मेन चीज़ होता है जिसमें अधिक तापमान पर रखना आता है, रखेंगे तो भी हो जाएगा। इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन का जो है प्रयोग करते हैं, या फिर इसके जगह नेफ्थलीन एस्टिक एसिड या इंडोल एस्टिक एसिड का जो है NaA या फिर IAA का जो है छिड़काव करते हैं। अब बात करते हैं सीड रेट की बात करते हैं। तो इसमें झुमका या गुच्छेदार आता है, तो इसमें 80 से 100 kg पर हेक्टेयर होता है बीज दर। और फैलने वाले की बात करते हैं, स्प्रेडिंग टाइप में होता है 60 से 180 kg पर हेक्टेयर होता है। तो गुच्छा या गुच्छेदार या फिर झुमके में कहता है ब्रांच टाइप में कितना होता है, तो 80 से 100 kg पर हेक्टेयर होता है। और फैलने वाले में कहता है स्प्रेडिंग टाइप में 60 से 80 kg पर हेक्टेयर होता है। अब बीज उपचार की बात करते हैं, तो इसमें जो है आता है FIR विधि आता है। F का मतलब फंगीसाइड, I इंसेक्टिसाइड और उसके बाद R जो है राइजोबियम। तो इसमें कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा का जो है प्रयोग करते हैं। और इंसेक्टिसाइड में जो है कीड़ों से संबंधित, तो सफ़ेद लट के लिए जो है क्लोरोपायरीफास और या फिर थियोमैक्थोजाम का जो है 30 FS का जो है प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो है राइजोबियम में जो है राइजोबियम जपोनिकम कल्चर का जो है प्रयोग करते हैं। अब दूरी की बात करते हैं, तो दूरी कितना होता है, तो 30 × 15 सेंटीमीटर गुच्छेदार वाली में और फैलने वाली में 45 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं। और बुआई की बात करें तो मई से जून महीने में जो है प्रथम पखवाड़ा है 1 से 15 तारीख तक। और उसके बाद का जो है उपयुक्त है। अब उसके बाद खरपतवार एवं उर्वरक, तो खरपतवार एवं उर्वरक में कौन सा है, तो इसमें आता है फ्लूक्लोरिलिन या बासालिन भी जिसे कहते हैं। और या फिर जो है टोक E25 या जिसको नाइट्रोफेन भी कहते हैं का अंकुरण पूर्व प्री इमरजेंस के तौर पे जो है प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद या फिर जो है इमेजाथापिर परस्क्यूट 10% SC जो है फसल बुआई के 15 से 20 दिन बाद जो है 200 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। और NPK की बात करते हैं 15-40-60 के रेशियो में रहता है। और उसके बाद तो इसमें जो है और अमोनियम सल्फेट तथा SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो है उपयुक्त उर्वरक है। अब बात करते हैं प्रोपिंग का मूंगफली में। तो मूंगफली में जो है कैल्शियम की कमी से जो है दाने नहीं बनते हैं।
तो अगर पूछा जाए कि मूंगफली में किसके कमी से जो है दाने नहीं बनते हैं, तो मूंगफली में जो है कैल्शियम की कमी से जो है दाने नहीं बनते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रोपिंग कहते हैं। तो मूंगफली में किसकी कमी से दाने नहीं बनते हैं, तो कैल्शियम की कमी से दाने नहीं बनते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, तो प्रोपिंग कहा जाता है। और उपचार के लिए जो है जिप्सम @250 kg पर हेक्टेयर का प्रयोग जो है निराई गुड़ाई के समय जो है पुष्पन अवस्था पर करना चाहिए। तो जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, और कितना करना चाहिए, @250 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, धान में जो खैरा रोग लगता है वो किसकी कमी से होता है, तो धान में जो खैरा रोग लगता है वो जिंक की कमी से होता है। और गेहूं में जो गेहूं का मामा होता है उसको नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गेहूं में जो गेहूं का मामा है उसको नियंत्रण करने के लिए आइसोप्रोटन्यूरान का प्रयोग करते हैं, या फिर उससे जो है उसके अलावा जो है सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। और उसका टेस्ट वेट कितना होता है, तो 2 ग्राम होता है। अब आते हैं किस्मों की बात करते हैं, तो इसमें आता है गुच्छेदार किस्म आता है। तो इसमें आता है परीक्षण भार कितना होता है, टेस्ट वेट कितना होता है, तो 450 ग्राम होता है, इसीलिए वो चीज़ हमारे दिमाग में क्लिक किया। और परीक्षण सूचकांक कितना होता है, तो 45 ग्राम होता है। और बात करते हैं इसकी किस्म में, तो GG2 आता है जो कि रेतीली मृदा के लिए उपयुक्त होता है। दाने में जो है तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो दाने में जो तेल की मात्रा है वो 48% पाई जाती है। और AK 1224 आता है, और ज्योति आता है, गिरनार 2 आता है। और उसके बाद अब बात करते हैं फैलने वाली किस्म में, तो फैलने वाले किस्म में कौन सा आता है, तो स्प्रेडिंग टाइप में, जिसमें RS1 आता है जो कि हल्का गुलाबी रंग का दाना होता है, और RG 510 आता है, RG 578 आता है, RG 425 आता है, और HNG 69 आता है 69 जिसे कहते हैं, और RSB 87 आता है जो कि अर्धविस्तारी प्रकार का है। और उसके बाद M13 आता है जो कि सुषुप्त अवस्था में पाई जाती है। चंद्रा आता है, इम्पॉर्टेंट किस्म है ये दोनों। चित्रा भी इम्पॉर्टेंट है। चंदा जो होता है यह कानपुर से विकसित दोमट मृदा के लिए उपयुक्त है। और चित्रा और गिरनार 2 भी आता है। चित्रा को जो है MA10 कहते हैं, और गिरनार 2 को ये जो है अर्धविस्तारी प्रकार का है। और GG10 आता है, और GG20 आता है, एक अर्धविस्तारी किस्म है। तो फैलने वाली किस्म में कौन सा था, RS1 आता है, RSG 510 आता है, और उसके बाद RSG 578 आता है, और नहीं RG जो होता है 510, RG 578, RG 425, HNG 69 आता है, और RSB 87 आता है जो कि अर्धविस्तारी प्रकार का है, और M13 आता है जो कि सुषुप्त अवस्था जो है पाई जाती है, और चंद्रा आता है जो कि कानपुर से विकसित दोमट मृदा हेतु उपयुक्त है। उसके बाद चित्रा आता है जिसको MA10 कहते हैं, गिरनार 2 आता है अर्धविस्तारी है, और GG10 आता है, और GG20 आता है जो कि अर्धविस्तारी है। अब सिंचाई की बात करते हैं, तो इसमें जो है फूल आते समय होता है, और पेगिंग बनते समय, सुइयाँ बनते समय होता है। ये इसकी मुख्य क्रांतिकारी अवस्था है। और गेहूं में अगर जो मुख्य क्रांतिक अवस्था की बात करते हैं तो CRI स्टेज है, और गन्ने में जो है फॉर्मेटिव स्टेज है। तो मूंगफली में सिंचाई जो है कब कब करते हैं, तो फूल आते समय करते हैं पहला। उसके बाद होता है पेगिंग बनते समय करते हैं, जिसको सुइयाँ बनते समय कहते हैं, और फली बनते समय, ये 3 है। और मूंगफली की सुइयाँ पेगिंग, तो इसमें जो है पुष्पन के बाद निषेचन क्रिया होने पर जो है अंडाशय गायनोस्पोर जियोट्रॉपिज्म में परिवर्तित के कारण मृदा सतह की ओर जाके सुइयों के द्वारा जो है चला जाता है, और उसे फली का निर्माण करता है। तो मूंगफली में जो फली का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो मृदा के निचले सतह पे। और मूंगफली में एक समस्या पाई जाती है, अफ्लाटॉक्सिन। तो मूंगफली के दानों में अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला तत्व एस्परजिलस फ्लेवस कवक द्वारा अधिक नमी पर भंडारित करने पर हो जाता है।
तो मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन किसकी वजह से होता है? तो एस्परजिलस फ्लेवस कवक द्वारा अधिक नमी पर भंडारित करने से एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला तत्व हो जाता है। और मूंगफली का भंडारण जो है 6 से 8% नमी पर करना चाहिए। तो मूंगफली का भंडारण कितने % नमी पर करना चाहिए? तो 6 से 8% नमी पर करना चाहिए। अब बात करते हैं रोग, डिजीज, टिक्का डिजीज आता है इसमें। तो टिक्का डिजीज जिसको क्या कहते हैं? लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट भी कहते हैं। यह सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा जो कि मोस्ट डेंजरस है। यह सार्कोस्पोरा जो होता है एराचिडिकोला नामक फफूंद द्वारा होता है। और जो सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा है ये पत्तियों में देरी से आता है और ज़्यादा नुकसानदायक है, और इसलिए इसे लेट स्पॉट डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये देरी से आता है और ये ज़्यादा डेंजर है एराचिडिकोला से। और नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? तो कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं 3 ग्राम प्रति केजी बीज से जो है उपचारित करके। और मैनकोजेब का प्रयोग करते हैं 1.5 kg पर हेक्टेयर, बुआई के 40 दिन बाद छिड़काव करते हैं। तो टिक्का डिजीज आता है जिसको लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट कहते हैं, और यह सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा जो कि मोस्ट डेंजरस है, जो होता है सार्कोस्पोरा एराचिडिकोला नामक फफूंद द्वारा होता है। और सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा जो होता है पत्तियों पर देरी से आता है और वह ज़्यादा नुकसानदायक रहता है, और इसे लेट स्पॉट ऑफ डिजीज भी कहते हैं, और ये ज़्यादा डेंजरस है एराचिडिकोला से। और नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं और मैनकोजेब का भी प्रयोग करते हैं। और कार्बेंडाजिम का प्रयोग जो है बीज उपचारित में करते हैं, और मैनकोजेब का जो प्रयोग है वो बुआई के 40 दिन बाद छिड़काव करते हैं। अब अगला आता है जड़ गलन जिसको कॉलर रॉट भी कहते हैं। इसे सीडलिंग ब्लाइट या क्राउन रॉट भी कहते हैं। यह जो है एस्परजिलस नाइजर नामक कवक द्वारा होता है, और ट्राइकोडर्मा जो है 6 kg पर हेक्टेयर 6 ग्राम प्रति केजी बीज से जो है उपचारित करते हैं। और कार्बेंडाजिम जो होता है @0.3% का पौधे व जमीन पर जो है छिड़काव करें। तो जड़ गलन जिसको कॉलर रॉट भी कहते हैं, इसे सीडलिंग ब्लाइट या क्राउन रॉट भी कहते हैं। यह एस्परजिलस नाइजर नामक कवक द्वारा होता है, और ट्राइकोडर्मा जो है 6 ग्राम प्रति केजी जो है बीज को उपचारित करते हैं। और कार्बेंडाजिम जो है 0.3% का पौधे व जमीन पर जो है छिड़काव करें। अब फिर आता है पीलिया रोग जिसको येलो डिजीज़ कहते हैं। तो पीलिया रोग जो है येलो डिजीज़, इसके लिए जो है FeSO4 फेरस सल्फेट का जो है 0.5% का छिड़काव करें। तो पीलिया रोग येलो डिजीज़ का अगर हमें नियंत्रण करना है तुम क्या करेंगे? तो FeSO4 फेरस सल्फेट का जो है @0.5% का छिड़काव करेंगे। अगला आता है रोजेट रोग आता है जो GRAV वायरस द्वारा व एफिड वाहक होता है। तो रोजेट रोग जिसको GRAV वायरस द्वारा व एफिड वाहक होता है। अब आता कलिका का मरना, बड निक्रोसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो पौधा है उसकी ऊपरी कलिका का मरना जो है बड निक्रोसिस कहलाता है। ऊपरी कलिका इसमें मर जाता है, और GBNV वायरस द्वारा होता है, और वाहक क्या है? तो थ्रिप्स है, और यह बीमारी जो है थ्रिप्स द्वारा फैलती है। रोकथाम के लिए डाइमिथोएट का छिड़काव करें। तो कलिका का मरना जिसे बड निक्रोसिस कहते हैं, तो पौधा है तो उसका ऊपरी कलिका मर जाता है जिसे बड निक्रोसिस कहते हैं, और GBNV वायरस द्वारा होता है, और जिसका वाहक क्या है? थ्रिप्स है। यह बीमारी जो है थ्रिप्स द्वारा फैलती है, और इसकी रोकथाम हेतु जो है डाइमिथोएट का छिड़काव करते हैं। अब कीट की बात करते हैं, इसमें सफ़ेद लट आता है होलोट्रैकिया कॉन्सनगुनिया, इसका साइंटिफिक नेम है। और बुआई से पूर्व जो 25 kg पर हेक्टेयर फोरेट या थीमेट जो है 10G का उपयोग करें। और बीज को क्लोरोपाइरीफास से जो है 450 ml पर 100 किग्रा बीज से उपचारित करें। और बीजोपचार हेतु क्लोथियोनिडिल नामक दवा से जो करने पर जो है लगभग 2 माह तक सफ़ेद लट का जो है प्रकोप नहीं होता है।
और 4 लीटर क्यूनॉल फास व क्लोरोपाइरीफास खड़ी फसल में जो है सिंचाई के साथ देते हैं। तो होलोट्रैकिया कॉन्सनगुनिया जो है, जिसे सफ़ेद लट भी कहते हैं, बुआई से पूर्व 25 kg पर हेक्टेयर फोरेट या थिमेट 10 का जो है उपयोग करें इसके लिए। और बीज को जो है क्लोरोपाइरीफास से जो है 450 ml पर 100 किग्रा बीज उपचारित करते हैं। और बीज उपचार जो है क्लोरोथियोनिडिल नामक दवा से करने पर जो है लगभग 2 माह तक जो है सफ़ेद लट का प्रकोप नहीं होता है। और 4 लीटर क्यूनॉल फास या व क्लोरोपाइरीफास खड़ी फसल में सिंचाई के साथ देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? एरेचिस हाइपोजिया है। और मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो ब्राज़ील है। और राज्य जो सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। और उसके बाद मूंगफली में गुल्ली यानी कि सेलिंग परसेंट कितना होता है? तो 70% होता है। और मूंगफली के अंदर जो है तेल परसेंट कितना होता है? मूंगफली में जो तेल परसेंट है वो 45% होता है। और मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितना होता है? तो 7.3% होता है। कुसुम की खली के बाद जो है सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा कुसुम की खली में होता है, उसके बाद मूंगफली की खली में होता है। और खाद्य फसलों में सबसे ज़्यादा मूंगफली में होता है। और मूंगफली उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? तो रेतीली मृदा है। और मूंगफली की सामान्य बुआई दूरी कितना होता है? तो 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और मूंगफली में जो है फैलने वाली किस्मों की उपज अधिक होती है। अगर पूछा जाए कि मूंगफली में किस प्रकार में जो है उपज ज़्यादा होता है, तो फैलने वाली किस्म में उपज अधिक होता है। और मूंगफली में पेगिंग अवस्था जो है बुआई के 55 दिन बाद आती है। और मूंगफली में पुष्प को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? पुष्प बढ़ाने के लिए जो प्रयुक्त रसायन है वो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है @ 40 ppm। ppm का पूरा नाम पार्ट पर मिलियन होता है। और मूंगफली को फल जो होता है वो क्या कहलाता है? तो मूंगफली का जो फल होता है वो नट कहलाता है। और मूंगफली में प्रयुक्त अर्ली पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कौन सा है? तो मूंगफली में जो प्रयुक्त अर्ली पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जो है वो इमेजाथापर है। और मूंगफली में जो है कर्नेल की कड़वाहट किसके वजह से होती है? तो मूंगफली में जो कर्नेल की कड़वाहट है या अफ्लाटॉक्सिन जो कि फंगल टॉक्सिन के कारण जो है होता है। तो मूंगफली में कर्नेल की कड़वाहट किसकी वजह से होता है? तो अफ्लाटॉक्सिन नामक जो है अफ्लाटॉक्सिन के कारण होता है। फंगल टॉक्सिन भी इसको कहते हैं, फंगल टॉक्सिन है ये। और उसके बाद मूंगफली में जो है प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? तो 26% पाया जाता है। और गाइनोस्पोर को मूंगफली में किस रूप में जाना जाता है? तो सुइयों के रूप में जाना जाता है, पेगिंग। तो गाइनोस्पोर में मूंगफली को किस रूप में जाना जाता है? तो सुइयों के रूप में जाना जाता है, जिसे पेगिंग कहते हैं। और फिर आता है मूंगफली कि जो है पत्तों का पीलापन किसके कारण होता है? तो आयरन की कमी से जो होता है मूंगफली का पत्तियों का जो है पीलापन हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है। और रोजेट रोग किस के कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। और वाहक कौन होता है? एफिड है। और मूंगफली का जो है प्रमुख कीट कौन सा है? तो सफ़ेद लट है। और मूंगफली में बड निक्रोसिस थ्रिप्स के कारण होता है। तो मूंगफली के पत्तों का पीलापन किसके कारण होता है? तो आयरन की कमी से होता है। और मूंगफली में जो रोजेट रोग है किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। और वाहक एफिड होता है। और मूंगफली में जो है प्रमुख कीट कौन सा है? तो सफ़ेद लट है। और मूंगफली में जो बड निक्रोसिस होता है किसके कारण होता है? थ्रिप्स के कारण होता है। और मूंगफली में जो प्रोटीन की मात्रा कितना है? तो मूंगफली में जो प्रोटीन की मात्रा सरसों, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका स्पीसीज। कुल क्या है इसका? तो क्रूसीफेरी है। और बात करते हैं उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति कहाँ पर है इसकी? तो दक्षिण पश्चिम एशिया, या फिर द्वितीय केंद्र की बात करते हैं इसका तो चीन एवं भारत में है। और यह राजस्थान का जो है प्रमुख तिलहन फसल है। इसकी खेती जो है हल्की लवणीय
क्षारीय मृदा में जो है भी की जा सकती है। और बात करें भारत में मुख्यतः जो है कौन सा सरसों उगाया जाता है, तो भारतीय सरसों उगाया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका एजेंसिया। और सरसों के बीजों का परीक्षण वजन की बात करें तो कितना होता है, तो सरसों के बीज का जो परीक्षण वजन है वो 3.18 ग्राम होता है। और भारत में सरसों की क्षेत्रफल एवं उत्पादन में जो है राजस्थान का प्रथम स्थान में है। भारत में सरसों की बात करते हैं तो क्षेत्रफल और उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है, तो राजस्थान का जो है प्रथम स्थान है। और राजस्थान में जो है उत्पादन में अलवर ज़िला जो है प्रथम स्थान पर है। और बात करें ओरोबैंकी सरसों की जो है फसल का जो है पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। तो सरसों की फसल का पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन है, तो ओरोबैंकी है। तो सरसों जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रेसिका स्पीसीज। कुल क्या है इसका, क्रूसीफेरी। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, दक्षिण पश्चिम एशिया। और द्वितीय केंद्र की बात करें तो कहाँ पर है, तो चीन एवं भारत है। यह जो है कहाँ का प्रमुख तिलहन फसल है, किस राज्य का, तो राजस्थान का। और इसकी खेती जो है हल्की लवणीय एवं क्षारीय मृदा में भी की जा सकती है। भारत में मुख्यतः भारतीय सरसों की जो है खेती होती है। और बात करें इसके परीक्षण वजन का, टेस्ट वेट का, तो कितना है सरसों का, तो 3.18 ग्राम है। और भारत में जो है सरसों के क्षेत्रफल व उत्पादन की बात करें तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और राजस्थान में बात करें तो उत्पादन में अलवर ज़िला प्रथम स्थान पर है। और सरसों के फसल का जो है पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार की बात करें कौन आता है इसमें, तो ओरोबैंकी है। अब राज्य गंगानगर जिला जो है क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पे है। उत्पादन में कौन है, अलवर। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गंगानगर जिला प्रथम स्थान पे है। और सरसों के तेल का तीव्र गंध एलिल आइसोथियोसाइनेट एल्कलाइड जो सिनग्रेन नामक जो है ग्लूकोसिनेट से उत्पन्न होता है उसके कारण पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी है कि सरसों के तेल का तीव्र गंध किसके कारण पाई जाती है, तो एलिल आइसोथियोसाइनाइड के एल्कलाइड जो सिनग्रेन नामक ग्लूकोसिनेट से जो है उत्पन्न होता है। और सरसों का तेल जो है एल्कलाइड इरुसिक अम्ल पाया जाता है जो हृदय रोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सरसों का तेल किनके लिए जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हृदय रोगियों के लिए। तो सरसों का तेल में जो एल्कलाइड है इरुसिक अम्ल पाया जाता है और इस हृदय रोगियों के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। बात करें तो सरसों के तेल में ग्लूकोसिनेट की मात्रा तो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सरसों के तेल में ग्लूकोसिनेट कितने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ग्लूकोसिनेट का क्या है, एक विषैला तत्व है जो कौन सा रोग पैदा करता है, तो घेंघा रोग पैदा करता है। तो ग्लूकोसिनेट क्या है, एक विषैला तत्व है जो कौन सा रोग पैदा करता है, तो घेंघा रोग पैदा करता है। और सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों का जो है तेल मिलाने पर क्या होता है, जो खाता है इसको जो है उनको अंधापन या ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। तो सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों के तेल मिलाने पर खाने वालों में क्या हो जाता है, अंधापन या जिसको ड्रॉप्सी रोग भी कहते हैं वो हो जाता है। अब सरसों
की खली जो है पशुओं के लिए खाने योग्य है और इसमें जो होता है 5.1% नाइट्रोजन होता है, 2.5% जो है फास्फोरस होता है और 1.5% पोटास तत्व पाया जाता है। तो सरसों की खली में क्या क्या पाया जाता है? तो 5.1% नाइट्रोजन, 2.5% फास्फोरस, 1.5% पोटास होता है। और सरसों का फल जो है सिल्कुआ कहलाता है। गोबर की खाद में क्या क्या पाया जाता है इसका आप लोग कमेंट कीजिए। और कैनोल सरसों की जो है 00 किस्म है। कैनोला जो है सरसों की 00 जो है किस्म है। और उसके बाद अब वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें राई आता है। राई को जो है इंडियन मस्टर्ड, ब्रेस्का जुन्सिया, इसे जो है राया, रायडा और लाहा भी कहते हैं। और बनारसी राई जिसको ब्रेस्का नाइजरा कहते हैं, मसालों के लिए प्रयुक्त होती है। अब पहाड़ी राई की बात करते हैं तो ब्रेस्का रुगोसा आता है। और बात करें पीली राई का तो ब्रेस्का कंप्रेस्टिस वैरायटी ऑफ येलो सरसों आता है इसमें, रैपसीड में। और काली सरसों में ब्रेस्का कंप्रेस्टिस वैरायटी ऑफ काली व भूरी सरसों आता है। तो राई में कौन कौन आता है? इंडियन मस्टर्ड आता है जिसे राया या रायड़ा या लाहा कहते हैं। और बनारसी राई आता है, ब्रेस्का नेगरा या मसालों के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद पहाड़ी राई आता है, ब्रेस्का रुगोसा आता है। और पीली सरसों जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेस्का कंप्रेस्टिस वैरायटी येलो सरसों। और उसके बाद काली सरसों आता है, ब्रेस्का कंप्रेस्टिस वैरायटी काली व भूरी सरसों आता है। अब बात करते हैं ब्रेस्का जुन्सिया का, जो कि इंडियन मस्टर्ड की किस्में हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो इसमें जो है पूसा बोल्ट आता है, RH30 आता है, वरुणा T59 आता है, वसंती आता है, आशीर्वाद आता है, वसुधरा आता है जिसको RH 9304 भी कहते हैं, RGN 298 आता है, रोहिणी आता है, सीता आता है, लक्ष्मी आता है जिसको RH 8812। और उसके बाद स्वर्ण ज्योति आता है, गिरिराज आता है, अरावली आता है, जगन्नाथ आता है, VSL 5। उसके बाद कृष्णा आता है, रजत आता है, PCR 7, क्रांति आता है, PR 15, दुर्गा मणि आता है और आज्ञारोधी आता है, वायु 902 आता है जो कि पूसा जय किसान है। और उसके बाद 1994 आता है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा T59 किस्म से विकसित की गई है। और DMR 601 आता है जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए उपयुक्त है। तो ब्रेस्का जुन्सिया में कौन कौन से किस्में आती हैं? तो पूसा बोल्ट RH30, वरुणा T59 जिसे कहते हैं। और उसके बाद वसंती आता है, आशीर्वाद आता है, वसुंधरा आता है, RH 9304। उसके बाद RGN 298 आता है, रोहिणी आता है, सीता आता है, लक्ष्मी आता है जिसको RH 8812। उसके बाद स्वर्ण ज्योति आता है, गिरिराज आता है, अरावली आता है, और जगन्नाथ आता है, कृष्णा आता है, रजत आता है, क्रांति आता है, दुर्गा मणि आता है। और दुर्गा मणि जो है इसका आज्ञारोधी जो है किस्म है। और वायु 902 आता है जिसे पूसा जय किसान भी कहते हैं। और ये जो है जैव 1994 में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा T59 किस्म से विकसित किया गया है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। और DMR 601 आता है जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए उपयुक्त है। और सरसों की संकर किस्म की बात करते हैं तो इसमें NRC HB 506 आता है। यह विश्व की पहली संकर सरसों की किस्म है जो DRMR भरतपुर, राजस्थान द्वारा 2009 में विकसित की गई थी। तो NRC HB 506 विश्व की पहली संकर सरसों की किस्म है
और जो DRMR भरतपुर राजस्थान द्वारा जो है 2009 में विकसित की गई थी। और DMH 11 आता है जो कि अनुवांशिक रूपांतरित GM तथा जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो है विकसित हाइब्रिड सरसों है। और DMH 11 जो है ये वापस से वही चीज़ दे दिया है, ऊपर से पता नहीं क्या उठ पठान किया है। तो DMH 11 क्या है? अनुवांशिक रूपांतरित GM जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित हाइब्रिड सरसों है। और अन्य किस्मों की बात करें तो इसमें आता पूषा कल्याणी आता है, जिसको लोटनी सरसों कहते हैं। और भूरी सरसों की किस्म है। तो पूषा कल्याणी क्या है? लोटनी सरसों जो कि भूरी सरसों की किस्म है। उसके बाद बेनोई आता है, K88 आता है, सरसों 66 आता है जो कि पीली सरसों की किस्म है। तो अन्य किस्मों में पूषा कल्याणी आता है जिसको लोटनी सरसों कहते हैं, भूरी सरसों की किस्म है। और बेनोई आता है, K88 आता है, सरसों 66 आता है जो कि पीली सरसों की किस्म है। अब जलवायु की बात करते हैं तो ठंडा एवं साफ मौसम चाहिए होता है। तापमान इसमें जो है 8 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और पाले के प्रति संवेदनशील है। और बात करें मृदा का, तो मृदा इसमें जो है बलुई दोमट सर्वोत्तम है, वह हल्की क्षारीय उपयुक्त है। और बीज दर जो है 5 kg पर हेक्टेयर। और राई में जो है ब्रेस्का झुनसिया आता है। इसके लिए पौध से पौध की दूरी कितना है? 45 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और पीली व भूरी राई के लिए पौध से पौध की दूरी 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करें। तो मृदा कैसी चाहिए होती है? दोमट मृदा जो है इसके लिए सर्वोत्तम है, दोमट व हल्की क्षारीय। और उसके बीज दर 5 kg पर हेक्टेयर। और राई जिसको ब्रेस्का झुनसिया कहते हैं, इसमें जो है पौध से पौध की दूरी कितना रखते हैं? तो 45 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और उसके बाद पीली व भूरी राई के लिए जो है पौध से पौध की दूरी कितना रखते हैं? तो 30 × जो है 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और बात करें बीज की गहराई का, तो 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर जो है बुआई करते हैं। और बीज उपचार की जो है सफ़ेद रोली व डाउनी मिड्यूल रोगों के रोकथाम हेतु मेटालेक्सिल समूह की कवकनाशी एप्रोन 35 HD या रीडोमिल के जूता @ 6 से 8 ग्राम पर kg जो है बीज उपचारित करते हैं। और बुआई के समय जो है राई के लिए जो है मध्य सितंबर से अक्टूबर जो है उपयुक्त होता है, पूरा अक्टूबर। और खाद्य एवं उर्वरक की बात करें तो इसमें जो है NPK में 80-60-40 kg पर हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश चाहिए होता है। और सल्फर की बात करें जो कि तेल की मात्रा संबंधी रहता है, तो 250 kg जो है जिप्सम प्रति हेक्टेयर जो है प्रयोग करते हैं। और सिंचाई की बात करें तो इरिगेशन में क्या है? फूल आने से पूर्व व फली बनते समय इसमें सिंचाई की जाती है। और उसके बाद खरपतवार की बात करें तो कौन सा है? तो मुख्य खरपतवार सत्यानाशी है। और अरोबैंकी जो है सरसों की जड़ों का पूर्ण जड़ परजीवी यानी कि टोटल रूट पैरासाइट खरपतवार है। और इसके रोकथाम के लिए ग्लाइफोसेट होता है 0.2%। और शाकनाशी का जो है छिड़काव सरसों की फसल में पौधों को बचाते हुए अरोबैंकी के पौधे पर करें। तो अरोबैंकी क्या है? सरसों की जड़ों का जो है पूर्ण जड़ परजीवी यानी कि टोटल रूट पैरासाइट खरपतवार है। रोकना है इसे तो हमें क्या करना होगा? तो हमें ग्लाइफोसेट का 0.2% शाकनाशी जो है उसका छिड़काव सरसों के पौधे को बचाते हुए अरोबैंकी के पौधे पर करना होगा। यह ब्रूम रैप आज्ञा रोग भी कहलाता है। ये आज्ञा रोग थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलिन
अंकुरण पूर्व जो है @ 1 kg पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और बासालिन की बुआई पूर्व जो है प्रयोग करें। तथा खरपतवार में क्या आता है, तो ये देखो खरपतवार, मुख्य खरपतवार इसका सत्यानाशी है। और फिर आरोबायन क्या है, ये सरसों की जड़ों का पूर्ण जड़ जो है परजीवी है, टोटल रूट पैरासाइट है खरपतवार। रोकथाम के लिए ग्लाइफोसेट का 0.2% का जो है प्रयोग करते हैं और शाकनाशी का छिड़काव और सरसों के पौधों को बचाते हुए आरोबायन जो है के पौधे पर करते हैं। और यह ब्रूम रैप आज्ञा रोग भी कहलाता है। और खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें पेंडिमेथिलिन का अंकुरण पूर्व जो है प्री इमरजेंस @ 1 kg पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं और बासालिन की बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं। और अब अगला आता है रोग। तो सरसों में कौन कौन से रोग लगते हैं, अब इसको देखा जाएगा। तो सफ़ेद रोली रोग आता है जिसको वाइट रस्ट कहते हैं या वाइट ब्लिस्टर भी कहते हैं। और किस फफूंद से होता है, तो एल्बिगो कैंडिडा। और हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया के कारण जो होता है पुष्प में जो है विकृति होना प्रमुख लक्षण है। जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था तो शुरुआत में ही जो है एल्बिगो कैंडिडा का हिंदी में लाइफ साइकिल बताया था, शुरुआत में ही। तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया के कारण जो है पुष्प में विकृत का होना इसमें प्रमुख लक्षण है। और इससे जो है पौधे के तने या शाखाओं में पुष्प भागों पर जो है सूजन आकर जो है विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्टेज हेड कहते हैं। ये थोड़ा सा है स्टेज हेड किस में समस्या दिखता है, तो सरसों में दिखता है। और स्टेज हेड जो है सरसों में किस रोग से संबंधित है, तो सफ़ेद रोली रोग से संबंधित है। और उसके बाद फिर आता है कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं, 0.3% का छिड़काव इस पर प्रभावी रहता है। और बीज उपचार का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अगर जो इसे रोकना है। तो एप्रोन व रिडोमिल 6 ग्राम जो है पर केजी से बीज उपचारित करते हैं। तो सफ़ेद रोली रोग वाइट रस्ट या वाइट ब्लिस्टर में क्या होता है, तो एल्बिगो कैंडिडा नामक फफूंद से होता है। या हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लासिया के कारण जो है पुष्प में विकृति का होना प्रमुख लक्षण है। और इससे जो है पौधे के तने, शाखाओं एवं पुष्प भागों पर जो है सूजन आकर जो है विकृति उत्पन्न हो जाती है। सूजन हो जाएगा तो देखने में ठीक थोड़ा ना लगेगा, विकृति हुई होगा, जिसे क्या कहते हैं स्टेज हेड कहते हैं। और कार्बेंडाजिम @ 0.3% का छिड़काव करते हैं। और बीज उपचार जो है एप्रोन व रिडोमिल 6 ग्राम जो है पर केजी बीज को जो है उपचारित करते हैं, ताकि इस रोग से हमें छुटकारा मिल जाए। ठीक है। और इसके बाद फिर आता है डाउनी मिड्यूल। तो डाउनी मिड्यूल को किस फफूंद द्वारा होता है, तो पेरेनोस्पोरा पैरासिटिका नामक फफूंद द्वारा होता है। और रिडोमिल 0.2% का छिड़काव करके जो है इससे बचा जा सकता है। अब अगला आता है क्लब रूट आता है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और रोग से प्रभावित पौधे की जड़ जो होता है सूजन आकर जो है मोटी हो जाती हैं और छोटी रहकर जो है हाथ के पंजानुमा क्लब से स्ट्रक्चर इसमें हो जाता है उत्पन्न। तो क्लब रूट में क्या होता है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी द्वारा होता है। क्लब रूट में क्या है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। और बात करें किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इसमें होता क्या है, तो पौधे की जड़ सूजन आकर क्या होता है मोटी हो जाती हैं और छोटी रहकर जो है हाथ के पंजेनुमा हो जाती हैं। और बात करते हैं सरसों के अन्य रोग में। तो अन्य रोग में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है अल्टरनेरिया ब्लाइट आता है, जिसको ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं। तो अल्टरनेरिया ब्रेसिका और अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला
द्वारा होता है। और उसके बाद फिर आता है स्क्लेरोटीनिया स्टेम रॉट आता है, जो कि स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटोरियम द्वारा होता है। और क्लब रॉट की बात करते हैं तो ये इससे क्या संबंधित है, तो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रिज का संबंधित है। और उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट या लीफ स्पॉट या ब्लैक रॉट की बात करते हैं तो ये जो है जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस वैरायटी जो है, पीवी जो है कंप्रेस्टिस से संबंधित है। उसके बाद डैम्पिंग ऑफ जो है फ्यूजेरियम स्पीसीज राइजोक्टोनिया सोलेनाई से संबंधित है। और उसके बाद डॉनी मिडुल जो है पेरनास्पोरा पैरासिटिका से संबंधित है। और चूड़ी फफी जो है एरिसाइफी पोलिगनी या अल्बिगो कैंडिडा से संबंधित है। और उसका सफ़ेद रोली रोग की बात करते हैं तो पेरनोस्पोरा स्पीसीज आमतौर पर जो है स्टैग हेड जो है में मौजूद होता है। अब सरसों की जो है कीट की बात करते हैं तो इसमें सरसों का आरा मक्खी आता है, एथिलिया जो है प्रॉक्सिमा। यह जो होता है हाइमेनोप्टेरा गण का एक कीट है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और पेटेंट बग व आरा मक्खी अंकुरण के जो है 7 से 10 दिन में जो होता है अधिक हानि पहुंचाते हैं। अगर हमें इनको रोकना है तो क्यूनॉल फास का 1.2% चूर्ण जो है @ 25 kg पर हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना होगा। तो सरसों का आरा मक्खी एथिलिया प्रॉक्सिमा जो है हाइमेनोप्टेरा गण का एक कीट है। और ये कब नुकसान पहुंचाता है, तो आरा मक्खी व पेटेंटबर्ग जो है अंकुरण के 7 से 10 दिन में जो है अधिक हानि पहुंचाता है। रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्यूनॉल फास का 1.2% चूर्ण @ 25 kg पर हेक्टेयर भुरकाव करते हैं। अब आता है सरसों का चेपा रोग आता है, या जिसे मोइला भी कहते हैं, लीपापिस इरिसिमी। यह जो है सरसों का प्रमुख कीट है। रोकथाम के लिए पछेती बुआई ना करें। और मिथाइल डिमेटॉन @ 675 ml पर हेक्टेयर का छिड़काव करें। और बायो एजेंट जो है क्रॉक्सिनेला पर बच्ची कीट का प्रयोग करें। तो सरसों का चेपा या मोइला जो कि लीपापिस इरिसिमिया होता है, यह सरसों का जो है प्रमुख कीट है। रोकथाम के लिए क्या करते हैं, पछेती बुआई ना करें और मिथाइल डिमेटॉन @ 675 ml पर हेक्टेयर छिड़काव करें, या फिर बायो एजेंट क्रॉक्सिनेला पर बच्ची कीट का प्रयोग करें। फिर आता है सरसों का गधीला कीट आता है, जिसको पेटेंट बग कहते हैं या बागरेडा क्रूसीफेरेनम। और उसके बाद इसके जो है वयस्क सरसों की फसल के जो है डंठलों के नीचे छिपे रहते हैं। ये कहाँ रहता है, तो वयस्क जो सरसों का पौधा है, फसल है, उसके डंठल के नीचे छिपा रहता है। तो सरसों में कौन कौन सा कीट लगता है, तो सरसों का आरा मक्खी लगता है, एथिला प्रॉक्सिमा। और सरसों का चेपा या मोइला लगता है जो कि एफिड संबंधी है। और उसके बाद सरसों का गधीला कीट लगता है, पेटेंट बग, बॉगरेडा क्रूसीफेरेनम। सोयाबीन, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स या दलहनी प्लस तिलहनी फसल है। यह जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो चीन है। और इसे वंडर क्रॉप, येलो ज्वेल और पुअर मैंस मीट भी कहते हैं। और सोयाबीन क्या है, दलहन व तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। और वनस्पतिक तेल के स्रोत में जो है पहले स्थान पर यह आता है। और विश्व में सोयाबीन उत्पादन की बात करें तो यूएस से है। उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, चीन, और उत्पादन में यूएस से। और भारतीय खाद्य तेल उत्पादन में जो है प्रथम स्थान सोयाबीन का है। और भारत में मध्य प्रदेश प्रथम है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे आता है और राजस्थान तृतीय स्थान पे आता है। और बात करें इसके फली को तो पोड कहते हैं। और सोयाबीन क्या है, एक C3 पौधा है और खरीफ ऋतु का जो है पौधा है, जो कि लघु दिवस प्रिय है, मतलब शॉर्ट डे प्लांट है।
और सोयाबीन क्या है, स्वपरागित फसल है। सोयाबीन में प्रोटीन की बात करें तो 40 से 42% पाई जाती है, और तेल की बात करते हैं तो 20% तक पाया जाता है। और सोयाबीन में प्रोटीन की बात करें तो लाइसिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सोयाबीन जो है, इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, कुल लेग्यूमिनेसी, उत्पत्ति स्थान चीन। इसे जो है वंडर क्रॉप या येलो ज्वेल या पुअर मैन मीट भी कहते हैं। दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की फसल है ये। वनस्पति तेल के स्रोत में जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है, और सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो यूएसए में होता है, और उत्पत्ति स्थान इसका चीन है। और भारत में खाद्य तेलों में उत्पादन में प्रथम स्थान सोयाबीन का है, और मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है स्टेट वाइज देखा जाए तो, और महाराष्ट्र द्वितीय पे है, और राजस्थान तृतीय पे है। और इसके फली को पोट कहते हैं। C3 पौधा है ये, और सॉर्डे प्लांट है, और स्वपरागित फसल है। और प्रोटीन इसमें 40 से 42%, तेल इसमें 20% तक पाया जाता है। और सोयाबीन के प्रोटीन में लाइसिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब जलवायु की बात करें तो इसके लिए गर्म व नम जलवायु चाहिए होता है, और अंकुरण के लिए 15 से 32 डिग्री सेल्सियस। तो जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो 15 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और वर्षा तो 600 से 850 mm जो है वर्षा की इसमें आवश्यकता पड़ती है, 600 से 850 mm। और मृदा की बात करते हैं तो काली चिकनी मृदा या फिर जो है गहरी दोमट मृदा जो है उपयुक्त रहती है। काली चिकनी मृदा या गहरी दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहता है। और बीज दर की बात करते हैं तो 70 से जो है 80 kg पर हेक्टेयर जो है उपयुक्त रहता है। और दूरी की बात करते हैं तो 30 से 45 इंटू जो है 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। और प्रति हेक्टेयर जो है पौध की संख्या जो है 3 लाख होती है, और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 जो है वर्ग मीटर स्क्वायर। वर्ग का मतलब ही स्क्वायर होता है, वर्ग मीटर स्क्वायर, हाँ स्क्वायर सही है, 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर। और उसके बाद सोयाबीन में जो है बीज 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। और बुआई का समय कितना है, 15 जून से 15 जुलाई। और सिंचाई जो है फूल आने से पूर्व व फली बनते समय जो है करनी चाहिए। और तो इसमें बीज दर में क्या है, 70 से 80 kg पर हेक्टेयर बीज चाहिए होता है। दूरी 30 से 45 इंटू जो होता है 15 से 20 सेंटीमीटर चाहिए होता है। और प्रति हेक्टेयर पौधा कितना चाहिए होता है, तो 3 लाख पौधा पर हेक्टेयर में चाहिए होता है। और उसके बाद लाख है। और उसके बाद सोयाबीन के बीज की गहराई जो है 3 से 4 सेंटीमीटर पर बोया जाता है। और बुआई का समय 15 जून से 15 जुलाई है। और सिंचाई जो है फूल आने से पूर्व तथा फली बनते समय करनी चाहिए। और उसके बाद बीज उपचार में कौन सा आता है, तो FIR विधि का जो होता है प्रयोग करते हैं, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। और जिसमें राइजोबियम के तौर पे जो इसमें राइजोबियम जपोनिकम का कल्चर का हम प्रयोग करते हैं। और अब उपयुक्त किस्मों की बात करते हैं तो इसमें T49 आता है, इम्पोर्टेंट है ये। छोटे पीले दाने होते हैं इसमें। और इस किस्म में जो है बीज दर 50 kg पर हेक्टेयर रखते हैं। T1 आता है जो कि फलियां तड़कने की समस्या अधिक रहती है। गौरव आता है जो कि पीले दाने वाली बौनी किस्म है। मोनेटो आता है जो कि पीले दाने वाली बौनी किस्म है। और उसके बाद RKS जो होता है 24 आता है, JS 20 34 आता है, और JS 95 60 आता है। RKS जो होता है 113 आता है। NRC जो होता है 12 आता है, जिसको दुर्गा भी कहते हैं। और अन्य किस्म में पंजाब 1 आता है और अंकुर आता है। और USA से आयातित किस्म में कौन सा है,
ब्रेग आता है, ली आता है, कैंट आता है, क्लर्क आता है, क्लर्क 63, उसके ब्लैक हार्ट आता है। तो उपयुक्त किस्म में कौन सा है? T49 है, और जो कि छोटे पीले दाने होते हैं इसमें, और बीज दर होता है 50 kg पर हेक्टेयर रखते हैं। और उसके बाद T1 आता है जो कि फलियां तड़कने की समस्या अधिक होती है। उसके बाद गौरव आता है जो कि पीले दाने की जो है बौनी किस्म है। फिर आता है मोनेटो आता है, पीले दाने की बौनी किस्म है। उसके बाद RKS जो होता है 24 आता है, JS होता है 20-34 आता है, JS 95-60 आता है, RKS होता है 113 आता है, NRC 12 आता है दुर्गा। उसके बाद अन्य किस्म में पंजाब 1 आता है और अंकुर आता है। और USA से आयातित में कौन सा आता है? तो ब्रैग आता है, ली आता है, कैंट आता है, क्लर्क 63 आता है और ब्लैक हार्ट आता है। अब खरपतवार नियंत्रण में बात करते हैं तो एलाक्लोर लासो अंकुरण से पूर्व जो है प्री इमरजेंस के तौर पे 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। और उसका फ्लूक्लोरिन जिसको बासालिन कहते हैं PPI बुआई से पूर्व जो है 2 से 10 दिन करना चाहिए @ 1 kg पर हेक्टेयर। और इमेज़ाथापिर जिसको POE कहते हैं, और बुआई के जो है 15 से 20 दिन बाद @ 750 ग्राम पर हेक्टेयर है। तो खरपतवार नियंत्रण में कौन सा था? एलाक्लोर आता है जो कि अंकुरण से पूर्व @ 1 से 1.5 kg जो है पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। एलाक्लोर को लासो भी कहते हैं, और फ्लूक्लोरिन जिसको बासालिन भी कहते हैं। उसके बाद PPI बुआई से पूर्व 2 से 10 दिन 1 kg पर हेक्टेयर की दर से जो है प्रयोग करते हैं। और इमेज़ाथापिर जिसको POE कहते हैं बुआई के 15 से 20 दिन बाद @ 750 ग्राम पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। और इसके बाद रोग, तो रोग कौन सा लगता है? चारकोल रॉट आता है जिसको मास्कॉर्फोमिना फ्रेसियोलिना इस नामक फफूंद से होता है, मास्कॉर्फोमिना फ्रेसियोलिना। और उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम पर किग्रा बीज के हिसाब से। और दूसरा आता है पीलिया रोग जिसको येलो मोज़ेक, यह जो है लौह तत्व यानी कि Fe और जिंक की कमी से जो है होता है। और फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं, FeSO4 का जो था 0.5% से जो है छिड़काव करते हैं। तो येलो मोज़ेक के लिए क्या होता है कि किसकी कमी से होता है? तो Fe, और उसके बाद फिर आता है जिंक की कमी से होता है, और फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं, 0.5% का छिड़काव करते हैं उसका। फिर आता है येलो मोज़ेक जो कि वायरस द्वारा होता है या सफ़ेद मक्खी का वाहक है, वेक्टर का कार्य करती है। उसके बाद डाइमिथोएट आता है जो कि @ 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से जो है पानी का छिड़काव करते हैं। येलो मोज़ेक वायरस से होता है। और अब गर्डल बीटल आता है जिसको ओबेरिया जो है ब्रेविस आता है, यह अगेती फसल में फलियों को छेद कर देता है, बीजों को खाता है। और डाइमिथोएट @ जो है 2 से 3 ml जो है पर लीटर पानी का छिड़काव करें। और टोबैको कैटरपिलर जिसको स्पोरोटेरा लुटेरा और यह कीट जो है कोटाखंड राजस्थान में जो है 2001 में जो था सोयाबीन की फसल में महामारी के रूप में था। और उपज की बात करते हैं तो 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में होता है। कीट कौन से लगते हैं? गर्डल बीटल आता है, ओबेरिया ब्रेविस आता है, और उसके बाद दूसरा कीट कौन सा है? टोबैको कैटरपिलर आता है। सूरजमुखी जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हेलियंथस एनस है। वानस्पतिक नाम क्या है? हेलियंथस एनस। और कुल क्या है? कंपोजिट कुल है। उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको है। और भारत में सूरजमुखी के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में कर्नाटक जो है
प्रथम स्थान पे है। और राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे झालावाड़ जिला जो है क्षेत्रफल व उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे है। और सूरजमुखी के तेल जो है 45 से 50% तक पाया जाता है। सूरजमुखी में अगर जो तेल की बात करते हैं तो कितना पाया जाता है, तो 45 से जो है 50% तक जो है इसमें पाया जाता है। और सूरजमुखी में जो है प्रोटीन जो है 40% तक पाया जाता है। और सूरजमुखी का तेल जो है हृदय रोगियों के लिए जो है उपयुक्त होता है। तो सूरजमुखी जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हेलियंथस एनस है। कुल क्या है, कंपोजिट है। उसके बाद उत्पत्ति कहाँ है, तो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको है। और उसके बाद भारत में सूरजमुखी के क्षेत्रफल व उत्पादन में कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पे है। और राजस्थान में झालावाड़ जिला क्षेत्रफल व उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे है। और सूरजमुखी में तेल कितना पाया जाता है, तो 45 से 50% तक पाया जाता है। और सूरजमुखी में प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 40% पाया जाता है। और सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। और क्योंकि अच्छा, हृदय रोगियों के लिए सूरजमुखी का तेल उपयुक्त होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि यह शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो सूरजमुखी का तेल जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ये शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। इसमें लिनोलिक जो है अम्ल अधिक मात्रा में 68% में पाया जाता है। सूरजमुखी में क्या है, लिनोलिक अम्ल की मात्रा जो है उसके तेल में 68% पाया जाता है। और सूरजमुखी क्या है, परपरागित फसल है, दिवस डे न्यूट्रल प्लांट है, निष्प्रवाही पौधा है। और सूरजमुखी के पुष्पक्रम को मुंडक कहते हैं। और सूरजमुखी के बीज को एकन कहलाता है। और सूरजमुखी के लिए गहरी तथा उर्वर मृदा उपयुक्त होती है। तो सूरजमुखी क्या है, एक परपरागित फसल है। और सूरजमुखी दिवस निष्प्रभावी जो है पौधा है। और सूरजमुखी के पुष्पक्रम को मुंडक यानी कि कैपिटुलम जो है कहते हैं। और सूरजमुखी के बीज को जो है एकन कहलाता है। ये एक बार TGT 2016 में पूछा हुआ है। तो सूरजमुखी के बीज जो है एकन कहलाता है। और सूरजमुखी के लिए जो है गहरी व उर्वर मृदा उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं किस्मों का, तो इसमें आता है MSFH 8 आता है, EC 68,415 आता है। और BSH 1 आता है जो कि प्रथम संकर किस्म है। BSH 1 क्या है, एक प्रथम संकर किस्म है सूरजमुखी का। और सनराइज सिलेक्शन आता है। और रमसम रिकॉर्ड आता है। और सूर्य आता है, मॉडर्न आता है। तो किस्में कौन कौन सी हैं, MSFH 8 आता है, EC 68,415 आता है, BSH 1 आता है जो कि प्रथम संकर किस्म है। और सनराइज सिलेक्शन आता है, रमसम रिकॉर्ड आता है, उसके बाद सूर्य आता है, मॉडर्न आता है। और बीज दर की बात करते हैं तो सूरजमुखी की खेती के लिए 8 से 10 किग्रा पर हेक्टेयर बीज उपयोग में लेते हैं। और सूरजमुखी के खरीफ फसल के लिए अगर जो लेते हैं तो 60 × 20 सेंटीमीटर की दूरी उपयुक्त रहती है। और सूरजमुखी रबी या जायद की फसल के लिए 45 × 20 सेंटीमीटर की दूरी उपयुक्त रहती है। और सूरजमुखी की फसल के लिए NPK 60-40-40 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। तो सूरजमुखी की खेती के लिए 8 से 10 kg पर हेक्टेयर बीज उपयोग में लेते हैं। और सूरजमुखी
की खरीफ फसल के लिए जो है दूरी कितना रखते हैं, तो 60 × 20 सेंटीमीटर रखते हैं। और सूरजमुखी जो है रबी या जायद की फसल के लिए जो है 45 × 20 सेंटीमीटर की दूरी उपयुक्त होता है। और सूरजमुखी की फसल के लिए NPK कितना चाहिए होता है, तो 60-40-40, 60 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस, 40 kg जो है पोटास प्रयोग करते हैं। अब अगला है सिंचाई इरिगेशन। तो सूरजमुखी में प्रथम सिंचाई फूल आते समय करते हैं, दूसरी सिंचाई जो होता है डिस्क बनते समय करते हैं, और तीसरी सिंचाई जो है बीज बनते समय करते हैं। तो सूरजमुखी में जो है प्रथम सिंचाई फूल आते समय, द्वितीय सिंचाई जो है डिस्क बनते समय, और तृतीय सिंचाई जो है बीज बनते समय करते हैं। और खरपतवार नियंत्रण में कौन सा आता है, एलाक्लोरासो आता है, जो कि 1.5 kg पर हेक्टेयर प्री इमरजेंस जो है प्रयोग करते हैं। तो सूरजमुखी में अगर खरपतवार नियंत्रण करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, एलाक्लोर का प्रयोग करते हैं। मक्का में करना होता है तो अट्राजीन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद फ्लूक्लोरिलिन और या फिर बासालिन का भी जो है बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं। तो सूरजमुखी में अगर खरपतवार नियंत्रण करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, एलाक्लोर और फ्लूक्लोरिलिन का जो है प्रयोग करते हैं। अब रोग की बात करते हैं तो इसमें अल्टरनेरिया ब्लाइट आता है, जिसको अल्टरनेरिया एलियंथी, और चारकोल रॉट आता है, मैक्रोफोमिना फ्रेशोली। इस रोग से प्रभावित जो है पौधे का तना जो है काले रंग का राख जैसा हो जाता है। तो रोग कौन सा है, अल्टरनेरिया ब्लाइट, जिसको अल्टरनेरिया एलियंथी, और चारकोल रॉट आता है जो कि मार्कोफोमिना फ्रेशोली है। और इस रोग से प्रभावित पौधे का तना जो है काले रंग का राख जैसा हो जाता है। अब कीट की बात करते हैं तो इसमें तोता से नुकसान पहुंचता है, और शीर्ष मुंडक क्षेत्र एलियोवर्पा आर्मीजेरा से नुकसान पहुंचता है। तो तोता क्या है, यह सूरजमुखी के फसल का जो है प्रमुख शत्रु है, जो बीज लगे जो है मुंडक को चोंच द्वारा नष्ट कर देता है। तोता क्या करता है, सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है, और जो बीज लगे हुए मुंडक को चोंच से नष्ट कर देता है। और शीर्ष मुंडक क्षेत्र जो कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, यह सूरजमुखी के पुष्प का प्रमुख कीट है। अब उपज की बात करते हैं कितना होता है, तो 16 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। तो सूरजमुखी में उपज कितना होता है, तो 16 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। लिनसीड वानस्पतिक नाम क्या है, लाइनम यूसी टेटिसिमम है। कुल क्या है, लिनेसी है। और उत्पत्ति स्थान क्या है, दक्षिण पश्चिम एशिया। और विश्व में अलसी की खेती जो है तेल व रेशा उत्पादन के लिए एवं भारत में केवल तेल के लिए जो है की जाती है। अलसी के रेशे को जो है फ्लेक्स कहते हैं, और जिससे लिनेन रेशा जो है प्राप्त किया जाता है। और अलसी का जो तेल है उसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हृदय रोगियों के लिए जो है अच्छा माना जाता है। तो अलसी का वानस्पतिक नाम क्या है, लाइनम यूसी टेटिसिमम है। कुल क्या है, लिनेसी है। और उत्पत्ति स्थान क्या कहाँ है इसका, तो दक्षिण पश्चिमी एशिया है। और विश्व में जब अलसी की खेती किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है, तो तेल और रेशा उत्पादन के लिए। लेकिन जब भारत में किया जाता है तो केवल तेल के लिए किया जाता है। और अलसी के रेशे को क्या कहते हैं, तो फ्लैक्स कहते हैं। ये एक बार TGT 2021 में पूछा भी गया है। और जिससे क्या होता है, लिनन रेशा जो है प्राप्त किया जाता है।
और अलसी के तेल में क्या पाया जाता है, तो ओमेगा 3 जो होता है फैटी एसिड पाया जाता है और जो हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है। अब आगे अलसी के तेल में जो है लिनोलेनिक अम्ल की होता है अधिकता जो होता के कारण जो होता है दुर्गंध उत्पन्न होता है। ऑक्सीडेशन और रेजिडिटी से क्या होता है, दुर्गंध उत्पन्न होता है, जैसे तेल खाने योग्य नहीं होता है। तो अगर पूछा जाए कि अलसी का तेल क्यों नहीं खाने योग्य होता है, तो इसमें जो है लिनोलेनिक अम्ल की अधिकता के कारण जब ऑक्सीकरण होता है तो उसकी वजह से जो है दुर्गंध उत्पन्न होता है, जिससे ये जो है खाने योग्य नहीं होता है। और अलसी के तेल का प्रयोग जो है रंग स्याही वार्निश बनाने में किया जाता है और भारत में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान है। और राजस्थान की बात करें तो इसमें अलसी का उत्पादन में जो है टोंक जिला प्रथम स्थान पे है और अलसी की बीज से तेल की मात्रा 33 से 47% पाई जाती है। अलसी एक स्वपरागित तथा दीर्घ प्रकाश अवधि वाला जो है पौधा है और बुआई जो है इसका 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच तक करते हैं। अलसी का जो फल प्रकार है वो कैप्सूल है। ये भी 2021 में पूछा गया था टीजीटी में। और मध्य प्रदेश में धान की खड़ी फसल में अलसी की बुआई जो है उतेरा रिले क्रॉपिंग कहलाती है। और तो अलसी के तेल में जो है लिनोलेनिक अम्ल की अधिकता के कारण जो है दुर्गंध उत्पन्न होता है अतः तेल खाने योग्य नहीं होता है। और अलसी के तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो रंग स्याही एवं वार्निश बनाने में किया जाता है। और भारत में जो है मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान रखता है, जबकि राजस्थान में पूछा जाएगा तो टोंक जिला होता है प्रथम स्थान पे है उत्पादन में। और अलसी की बीज में जो है तेल की मात्रा कितनी होती है, तो 33 से 47% होता है। और अलसी क्या है, तो स्वपरागित है, दीर्घ प्रकाश अवधि वाला जो है पौधा है। और बुआई की बात करें तो अलसी में जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसका समय है। और फल की बात करें अलसी में तो कैप्सूल प्रकार का होता है। और मध्य प्रदेश में धान की खड़ी फसल में जो है अलसी की बुआई जो है उत्तरा रिले क्रॉपिंग कहलाती है। तो मध्य प्रदेश में धान की खड़ी फसल में अलसी की बुआई क्या कहलाती है, तो उत्तरा रिले क्रॉपिंग कहलाती है। अब बिहार में जो है धान की खड़ी फसल में अलसी की बुआई करना पैरा कहलाता है। तो मध्य प्रदेश में खड़ी फसल में जब अलसी की बुआई करते हैं तो क्या कहलाता है, उत्तरा कहलाता है। और जब बिहार में करते हैं तो पैरा कहलाता है। अब रेटिंग क्या होता है, तो अलसी के तने से जो है रेशा अलग करना रेटिंग कहलाता है। तो रेटिंग की क्रिया अगर जब पूछा जाए किस में होता है, तो अलसी में होता है। और पूछा जाए कि अगर अलसी के तने से जो है रेशा अलग करना क्या कहलाता है, तो रेटिंग कहलाता है। और जलवायु की बात करते हैं तो ठंडी एवं शुष्क जलवायु चाहिए होता है। और उसके बाद मृदा की बात करते हैं तो अलसी की खेती के लिए उपजाऊ दोमट व मध्य चिकनी मृदा उपयुक्त होता है। जलवायु ठंडी एवं शुष्क और मृदा जो है उपजाऊ दोमट एवं मध्य चिकनी मृदा जो है उपयुक्त होता है। और किस्मों की बात करते हैं तो इसमें चंबल आता है, शिखा आता है, त्रिवेणी आता है, शीतल आता है, गौरव आता है, किरण आता है। तो चंबल, शिखा, त्रिवेणी, शीतल, गौरव और किरण आता है। और बात करते हैं बीज दर का, तो अलसी में बीज दर में जो है
तो अलसी में छोटी बीज वाली किस्मों के लिए जो है 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और बड़े आकार के बीजों वाली किस्मों के लिए जो है 30 से 35 केजी जो तक पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। तो छोटी आकार की जो किस्म है उसमें बीज दर की मात्रा कम 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर यूज़ होता है और बड़े आकार की किस्मों के लिए जो है ज़्यादा 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर प्रयोग होता है। और बुआई के समय की बात करते हैं तो 10 अक्टूबर और उसके बाद अलसी की फसल में जो है बुआई 30 इंटू जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। और उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं तो 50 केजी नाइट्रोजन और 30 केजी जो है फास्फोरस पर हेक्टेयर चाहिए होता है। तो अलसी की छोटी बीज वाली किस्मों के लिए बीज दर 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर और अलसी में बड़े आकार के बीज वाली जो है किस्मों के लिए कितना रखते हैं तो 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर और बुआई के समय 10 अक्टूबर तक करते हैं। और उसके बाद अलसी की फसल की बुआई जो है 30 इंटू जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं और उर्वरक प्रबंधन जो है 50 केजी जो है नाइट्रोजन और 30 केजी फास्फोरस। अब रोग की बात करते हैं तो अलसी में कौन सा रोग लगता है तो कीट या रोली रोग लगता है और इसका कारक क्या है तो मेलानोस्पोरा लीनी नामक कवक है। और उसके बाद यह एकल पोषी रोली रोग है, ऑटोसियस रस्ट है। और उसके बाद इस फफूंद का जो होता है अन्य परपोषी पौधा नहीं होता है। और उकठा रोग विल्ट जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी लीनी है। और दूसरा अगला था छछाया रोग आता पाउडरी मिड्यूल जो ओइडियम लीनी है। और नियंत्रण के लिए जो है 0.1% का छिड़काव कैराथिन का करते हैं। तो कीट या रोली रोग का कारक क्या है मेलानोस्पोरा लीनी होता है, एकल पोषी रोली रोग है और फफूंद का जो है अन्य परपोषी पौधा अल्टरनेट होस्ट नहीं होता है। और उकठा रोग विल्ट या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरा वैरायटी लीनी द्वारा और उसके बाद छछाया रोग पाउडरी मिड्यूल या ओइडियम लीनी और कैराथिन जो है 0.1% छिड़काव करें। और कीट की बात करते हैं तो गाल फ्लाई आता है या फूल एवं फली का जो है कीट है। तो गाल फ्लाई क्या है, फूल एवं फली का कीट है। रोग जो है इसमें 3 लगते हैं, कीट या रोली रोग लगता है, उकठा रोग लगता है जिसको विल्ट कहते हैं और उसके बाद छछाया रोग लगता है जिसको पाउडरी मिड्यूल कहते हैं। और कीट इसमें एक लगता है गाल फ्लाई, फूल एवं फली का कीट है। अब उसके बाद उपज की बात करते हैं तो इसमें 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होता है। तो अलसी में उपज कितना होता है तो 15 से 20 क्विंटल जो है उपज होता है प्रति हेक्टेयर। अरंडी जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है रिसिनस कुमिनस है। अरंडी का वैज्ञानिक नाम रिसिनस कुमिनस है। कुल इसका यूफोरबिएसी है। उत्पत्ति इथियोपिया अफ्रीका में पड़ता है। और विश्व में अरंडी के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है, भारत का दूसरा स्थान है। और जबकि विश्व में अरंडी के क्षेत्रफल में जो है भारत का जो है प्रथम स्थान है। और अरंडी के बीजों में जो है रेजिन नामक जो है एक विषैला पदार्थ पाया जाता है और इसलिए पशुओं के लिए जो है इसकी खली अखाद्य है। अरंडी के बीजों में क्या पाया जाता है तो रेजिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इसका खली पशुओं के लिए अखाद्य है। भारत में अरंडी के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य जो है प्रथम स्थान पे आता है। और अरंडी के बीज में जो है 45 से 47% तक तेल पाया जाता है। अरंडी में जो है रिसिनोलिक एसिड जो है 90% पाया जाता है। तो
अरंडी क्या है, किस स्कूल से बिलोंग करता है, तो यूफोरबिएसी से बिलोंग करता है। और उत्पत्ति स्थान क्या है, इथोपिया अफ्रीका है। और विश्व में अरंडी के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है। और जबकि विश्व में अरंडी की क्षेत्रफल में भारत प्रथम स्थान पे है। और अरंडी के बीजों में रेजिन नामक जो होता है विषैला पदार्थ पाया जाता है, इसलिए पशुओं के लिए इसकी खेती अखाद्य है। और भारत में अरंडी के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पे है। और अरंडी के बीज में जो है 45 से 47% तक तेल पाया जाता है। और अरंडी में जो है कि रेसिनोलिक जो होता है एसिड 90% जो है पाया जाता है। और अरंडी के तेल का उपयोग होता है पशुओं में जो है कब्ज को दूर करने के लिए मधुरेचक के रूप में जो है किया जाता है, एवं मशीनों की जो है पुर्जों में चिकनाई के लिए प्रयुक्त होता है। और अरंडी का तेल प्रसिद्ध स्नेहक लुब्रिकेंट ब्रांड कैस्ट्रोल में प्रयुक्त होता है। और अरंडी की खली में 5.5% नाइट्रोजन होता है, 1.98% फास्फोरस होता है, 1.1% पोटास पाया जाता है। अरंडी की पत्तियों पर इरीसिल्क कीट पाला जाता है। अरंडी के फल को संपूटक कैप्सूल कहते हैं। और अरंडी के फूलों का पुष्पक्रम जो है रेशम प्रकार का होता है। तो अरंडी के तेल का उपयोग जो है पशुओं में कब्ज को दूर करने के लिए मृदुरेचक के रूप में जो है वह मशीनों के पुर्जों में जो है चिकनाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और अरंडी का तेल जो है प्रसिद्ध स्नेहक ब्रांड कोलेस्ट्रॉल में प्रयुक्त होता है। और अरंडी की खली में जो है 5.5% नाइट्रोजन होता है, 1.98% जो है फास्फोरस होता है और 1.1% पोटास होता है। और अरंडी की जो है पत्तियों पर जो है इरीसिल्क कीट पाला जाता है। तो अरंडी की जो है पत्तियों पर कौन सा कीट पाला जाता है, तो इरीसिल्क कीट पाला जाता है। और अरंडी के फल को संपूटक कहते हैं। और अरंडी के फूलों के पुष्पक्रम को रेशम प्रकार का होता है। और अरंडी द्विलिंगाश्री मोनोसियस होता है पौधा है। और जबकि नर व मादा पुष्पक्रम क्या होता है, एक ही पौधे पर लगते हैं। तो अरंडी क्या द्विलिंगाश्रय मोनोसियस पौधा है और नर व मादा पुष्पक्रम एक ही पौधे पर लगते हैं। अरंडी क्या है, परपरागित जो है फसल है। और जलवायु उसका गर्म एवं आर्द्र शुष्क चाहिए होता है। और मृदा की बात करते हैं तो बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होता है। तो अरंडी क्या है, अरंडी पर परपरागित फसल है, जलवायु गर्म व अर्ध शुष्क है और उसके मृदा जो होता है बलुई दोमट उपयुक्त होता है। और उसके बाद किस्मों की बात करते हैं तो किस्म इसमें कौन सा, अरुणा आता है, प्रथम हाइब्रिड किस्म है। गौच 1 आता है आंध्र प्रदेश से, सौभाग्य आता है, RCH1 आता है राजस्थान से, HC146 आता है। तो किस्मों की बात करते हैं, अरुणा आता है जो कि प्रथम हाइब्रिड किस्म है, गौच 1 आता है जो कि आंध्र प्रदेश से है, सौभाग्य आता है, RCH1 आता है राजस्थान से और HC जो है 146 आता है। अब सीड रेट की बात करते हैं तो इसमें 12 से 15 kg पर हेक्टेयर सीड रेट चाहिए होता है। और हाइब्रिड के लिए जो है 5 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। अरंडी की बोनी किस्म जो था 60 × 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखनी चाहिए। और अरंडी के सामान्य किस्मों में 90 × जो था 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और बुआई जो है जून जुलाई में करते हैं, जून जुलाई तक होता है। तो बीज दर कितना चाहिए होता है, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। और हाइब्रिड के लिए 5 kg पर हेक्टेयर होता है। और अरंडी के बोनी किस्म में 60 × 45 सेंटीमीटर जो है दूरी रखनी चाहिए। अरंडी की जो था सामान्य किस्मों में 90 × 45 सेंटीमीटर रखते हैं। और बुआई की बात करते हैं तो जून से जुलाई तक रखते हैं।
और उसके बाद सिंचाई की बात करते हैं तो अरंडी में सिंचाई जो है पुष्प अवस्था फ्लावरिंग स्टेज में करनी चाहिए। और खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें एप्टॉम जो है 3 से 4 kg पर हेक्टेयर अंकुरण पूर्व करते हैं। तो सिंचाई जो है अरंडी में सिंचाई जो है पुष्प अवस्था फ्लावरिंग स्टेज में करनी चाहिए। और खरपतवार नियंत्रण के लिए एप्टॉम 3-4 kg पर हेक्टेयर अंकुरण पूर्व करना चाहिए। और कीट की बात करते हैं तो बिहार कैटरपिलर आता है जिसको इपिलोसोमा ऑब्लिक्यू होता है। और तंबाकू कैटरपिलर आता है जिसको स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा आता है। और कतरा आता है जिसको एमास्काटा मोरी। और कैस्टर से मिल ऊपर आता है एचिया जनाता आता है। तो कीट में कौन सा आता है तो बिहार कैटरपिलर आता है, एपिलोसोमा ऑब्लिक्यू आता है। तंबाकू कैटरपिलर में कौन सा आता है स्पोडोप्टेरा लुटेरा आता है। और कतरा में कौन सा आता है एमास्काटा मोरी आता है। और कैस्टर से मिल ऊपर में कौन सा आता है एकिरिया जनाता आता है। और झुलसा रोग की बात करते हैं तो अल्टरनेरिया जो होता है रिसिनी द्वारा होता है। अल्टरनेरिया रेसिनी नियंत्रण के लिए मैनकोजेब का प्रयोग करते हैं। 0.2% का जो है स्प्रे करना चाहिए। तो कीट इसमें कौन कौन सा लगता है बिहार कैटरपिलर लगता है, तंबाकू कैटरपिलर लगता है, कतरा लगता है, उसके बाद कैस्टर सेमी ऊपर लगता है। और रोग की बात करते हैं तो अल्टरनेरिया रेसिनी है। और नियंत्रण के लिए मैनकोजेब का प्रयोग करते हैं। मैनकोजेब तिल जिसका वैज्ञानिक नाम है सीसेमम इंडिकम। कुल क्या है इसका पेडालिएसी। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका तो अफ्रीका है। और बात करें इसका फल तो वो किस प्रकार का है तो कैप्सूल। और इसका पुष्पक्रम जो है रेशम प्रकार का है। और ये जो है एक स्वपरागित फसल है। और इसके टेस्ट वेट की बात करते हैं तो 3.4 ग्राम है। अच्छा, धान में जो है टेस्ट वेट कितना होता है तो सामान्य धान का टेस्ट वेट जो है 25 ग्राम होता है। और बासमती का कितना होता है तो 21 ग्राम होता है। और उसके बाद फिर गेहूं का बात करें तो 40 ग्राम होता है टेस्ट वेट। और उसके बाद तिल का कितना होता है तो 3.4 ग्राम होता है। और फैलेरिस माइनर का कितना होता है तो फैलेरिस माइनर का जो टेस्ट वेट है वो 2 ग्राम होता है। अब तिल को जो है फसलों की रानी भी कहते हैं, क्वींस ऑफ ऑयल सीड भी कहते हैं। और पारंपरिक उपयोग क्या है इसका तो तिल का जो उपयोग होता था वो हिंदू संस्कृति में अमृता का प्रतीक है, सिंबल ऑफ इमोर्टैलिटी का है। और मध्य पूर्व के मक्खन बटर जो होता है ऑफ मिडिल ईस्ट के रूप में जाना जाता है। और तिल के जो बीज है उसमें तेल की मात्रा कितना होता है तो 50% पाया जाता है। और तिल के बीज में प्रोटीन कितना होता है तो 18 से 20% होता है। तो तिल जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है सीसेमम इंडिकम है। कुल क्या है पेडालिएसी है। उत्पत्ति क्या है अफ्रीका है। अच्छा, अफ्रीका से एक चीज़ याद आता है कि धान का जो एक प्रजाति है ओराइजा ग्लम्बेरिमा ये कहाँ का है तो ये भी अफ्रीका में जो है इसकी खेती की जाती है। और उसके बाद फल का प्रकार क्या है इसका तो कैप्सूल है। पुष्पक्रम क्या है रेशम है। और यह एक स्वपरागित फसल है। परीक्षण वजन कितना है टेस्ट वेट कितना है इसका 3.4 ग्राम है। और तिलहनी फसलों की जो है रानी कहलाती है ये। और उसके बाद पारंपरिक उपयोग क्या है तो तिल का उपयोग जो है हिंदू संस्कृति में अमृता का प्रतीक है, सिंबल ऑफ इमॉर्टैलिटी है। और मध्य पूर्व के मक्खन यानी कि बटर ऑफ मिडिल ईस्ट के रूप में जाना जाता है। और तिल के बीज में तेल की मात्रा कितना पाया जाता है तो 50% पाया जाता है। और प्रोटीन कितना होता है तो 18 से 20%।
अब बात करते हैं तिल में क्षेत्रफल एवं उत्पादन में जो है विश्व में प्रथम स्थान है भारत का, क्षेत्रफल में भी और उत्पादन में भी। और भारत में बात करें तो किसका प्रथम स्थान है, तो राजस्थान का। तो तिल जो है उसके क्षेत्रफल और उत्पादन में विश्व में देखेंगे तो भारत का प्रथम स्थान है। अगर भारत में देखेंगे तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राजस्थान में क्षेत्रफल तथा उत्पादन में जो है पाली जिला प्रथम स्थान है। विश्व में भारत है और भारत में राजस्थान है, और राजस्थान में जो है उसमें देखा जाएगा तो पाली जिला है प्रथम स्थान पर। और उसके बाद फिर आता है तिल के तेल में जो है सेसामोल नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो तिल के तेल में क्या पाया जाता है, सेसामोल नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और इस कारण तिल का तेल जो है अधिक समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है। तो सेसामोल की उपस्थिति के कारण क्या है, इसको अधिक समय तक रखा जा सकता है। और जलवायु की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, और तिल की खेती के लिए जो है 500 से 600 mm जो होता है वर्षा उपयुक्त रहती है, और मृदा जो है बलुई दोमट, और pH जो है 6 से 8 उपयुक्त रहता है। तो जलवायु कैसा चाहिए होता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, और तिल की खेती के लिए 500 से 600 mm जो है वर्षा उपयुक्त रहती है, और मृदा जो है बलुई दोमट, और pH मान जो है 6 से 8 उपयुक्त रहता है। अब बात करते हैं बीज दर का। तो बीज दर कितना चाहिए होता है, 2 से 2.5 kg जो है बीज दर चाहिए होता है शाखा युक्त में। और सामान्य बीज दर कितना चाहिए होता है, 3 से 4 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। और उसके बाद गहराई कितना चाहिए होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर उपयुक्त है। और बीज उपचार के लिए थायराम या क्रेप्टान का जो है 2 ग्राम पर किग्रा सीड के हिसाब से प्रयोग करते हैं। तो बीज दर कितना चाहिए होता है, 2 से 2.5 kg चाहिए होता है, और सामान्य बीज दर 3 से 4 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है, और दूरी 30 × 10 सेंटीमीटर का रखते हैं। गहराई कितना चाहिए होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर उपयुक्त है। और बीज उपचार के लिए थायराम या क्रेप्टान 2 ग्राम प्रति kg सीड के लिए प्रयोग करते हैं। और किस्मों की बात करते हैं तो RT 46 आता है, TC 25 आता है, RT 127 आता है। RT 46, TC 25 और RT 127 आता है। और किस्मों में प्रताप आता है जिसको C50 कहते हैं, चेतक आता है, RT 346 आता है। और पोषक तत्व की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 40 kg चाहिए होता है, और फास्फोरस 25 kg चाहिए होता है, और जिप्सम जो है 250 kg चाहिए होता है। तो पोषक तत्व में क्या है कि नाइट्रोजन 40 kg, फास्फोरस 25 kg और जिप्सम 250 kg चाहिए होता है। और किस्में में कौन से आता है तो RT 46, TC 25, RT 127, प्रताप C 50, और उसके बाद चेतक जिसको RT 346 है। अब इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन में प्रथम सिंचाई जो है फूल आने पर करनी चाहिए, और दूसरी सिंचाई जो है फली बनते समय उपयुक्त होता है। और खरपतवार का प्रयोग करते बात करें तो उसमें फ्लूक्लोरेलिन जिसमें @ 1 kg पर हेक्टेयर बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं। तो पहली सिंचाई कब करना चाहिए, फूल आते समय करना चाहिए। दूसरी सिंचाई कब करना चाहिए तो फली बनते समय करना चाहिए, पोट बनते समय। और खरपतवार नाशी में जो है किसका प्रयोग करना चाहिए तो फ्लूक्लोरेलिन @ 1 kg पर हेक्टेयर बुआई से पूर्व प्री इमरजेंस के तौर पे। उसके बाद कीट की बात करते हैं, तिल हॉक मोथ आता है, एक्रोनटिया जो होता है, स्टाइक्स आता है, और मेटासिस्टॉक का प्रयोग करें, 0.2% का छिड़काव करें इसमें, मेटासिस्टॉक R। अब रोग की बात करते हैं तो इसमें कौन सा रोग लगता है तो फाइलोडी लगता है, और यह जो है फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। वाहक क्या है इसका, वेक्टर तो लीफ हॉपर है जिसको जैसिड इंडिकस आता है। उपचार के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन @ 0.1 ग्राम पर लीटर व डाइमिथोएट का जो है 3 ml प्रति लीटर की दर से जो है छिड़काव करें। और भंडारण की बात करते हैं तो 6 से 8% नमी पर जो है भंडारण करते हैं।
और उपज की बात करते हैं तो 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो रोग कौन सा लगता है इसमें? फाइलोडी लगता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और उसके बाद यह जो है फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है और इसका वाहक क्या है? लीफ हॉपर है, जैसिड इंडिकस। और उसके बाद उपचार के लिए जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन @0.1 ग्राम जो है पर लीटर व डाइमिथोएट का जो है @3 ml पर लीटर की दर से जो है छिड़काव करें। और उसके बाद भंडारण कितने % नमी पे करते हैं? तो 6 से 8% नमी पे। अच्छा, गेहूं का जब कटाई करते हैं तो कितना % नमी होना चाहिए? तो वहाँ पे जो है 25 से 30% के करीब में होना चाहिए। और जब भंडारित करते हैं तब कितना नमी होना चाहिए? तो वहाँ पे जो भंडारण हम लोग करते हैं उसके लिए 10 से 12% नमी होना चाहिए। और उपज की बात करें इसमें तो 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। तारामीरा, जिसका वनस्पतिक नाम क्या है? इरुका सेटाइवा है। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? तो अफ्रीका है। और यह क्या है? एक अनुपजाऊ तथा अनुपयुक्त भूमि पर जो है आसानी से उगाया जा सकता है। मतलब ऐसा लैंड जिसका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अनुपजाऊ है, अनुपयुक्त है, उसमें आप तारामीरा की जो है खेती कर सकते हैं। और इसमें तेल कितना होता है? तो इसमें 35% जो है ऑयल पाया जाता है। तो तारामीरा का जो है वनस्पतिक नाम क्या है? इरुका सेटाइवा है। और उसके बाद उत्पत्ति क्या है इसका? अफ्रीका है। और यह जो है अनुपजाऊ तथा अनुपयुक्त भूमि पर जो है आसानी से उगाया जाता है। और तेल की बात करें तो इसमें 35% पाया जाता है। अब बात करें बीज दर का, तो इसमें जो है 5 kg पर हेक्टेयर बीज दर होता है। और दूरी जो है 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और बुआई जो है तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक करते हैं। तो बीज दर कितना चाहिए होता है? 5 kg पर हेक्टेयर। और दूरी कितना चाहिए होता है? 30 × 10 सेंटीमीटर। और बुआई जो है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर चाहिए होता है। और फिर आता है किस्में, तो वैरायटी में कौन सा आता है? इसमें T27 आता है जो कि बरानी के लिए जो है उपयुक्त है। और ITSA RTM 314 आता है। और नरेंद्र तारा आता है जिसको RTM 14 कहते हैं। ये जो है पछेती बुआई हेतु है। तो किस्मों में T27 आता है जो कि बरानी के लिए उपयुक्त है। उसके बाद ITSA आता है, RTM 314 आता है, नरेंद्र तारा आता है जिसको RTM 14 कहते हैं, पछेती बुआई हेतु है। और उपज की बात करें तो 6 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। अब बात करते हैं कीट का इसमें, तो इसमें कीट जो है मोइला आता है, एफिड। मेटासिक स्टॉक का जो है 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और इसके अन्य कीट कौन से हैं? तो गंधिल कीट है, हिरन तितली है, आरा मक्खी है, जो क्रूसीफेरी कुल के सभी सदस्यों में जो है नुकसान पहुंचाती है। तो कीट कौन सा है? मोइला, मेन मोइला। और मेटासिक स्टॉक जो है 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। अन्य कीट में कौन सा आता है? तो गंधिल कीट आता है, हिरन तितली आता है, उसके बाद आरा मक्खी आता है जो क्रूसीफेरी कुल के सभी सदस्यों पर जो है नुकसान पहुंचाती है। अब अगला है कुसुम। कुसुम में क्या है कि इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस है। और उसके बाद कुल क्या है इसका? कंपोजिट है। और इसकी खेती जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में रबी में करते हैं। तो कुसुम का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस है। और कुल क्या है? कंपोजिट है। और इसकी खेती जो है महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में रबी में करते हैं। और इसके बीजों में 32% तेल पाया जाता है।
और इसकी खली में जो है सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है 7.88%। अच्छा, मूंगफली की खली में कितना नाइट्रोजन होता है? तो वहाँ पर 7.3 होता है, जो कि खाद्य खलियों में सबसे ज़्यादा है। और कुसुम का तेल में जो है लिनोलिक अम्ल जो है 78% अधिक पाया जाता है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा कि इसकी खली में जैसे सर्वाधिक से 7.88% पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद किसका स्थान आता है? तो मूंगफली का आता है, मूंगफली का आता है। और वहाँ पे 7.3 के करीब में है। और उसके बाद फिर कुसुम के पुष्प को क्या कहते हैं? तो कार्मिन कहते हैं। और कुसुम का तेल में जो है लिनोलिक अम्ल जो है 78% अधिक पाया जाता है, जो कि हृदय रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त तेल माना जाता है। और बीज दर की बात करते हैं तो इसमें 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर लगता है असिंचित के लिए, और 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर लगता है सिंचित के लिए। और किस्मों की बात करते हैं तो इसमें तारा आता है, मंजीरा आता है, नाग-सात आता है। और व्याधियाँ की बात करते तो रस्ट एवं विल्ट आता है। और कीट जो है इसमें माहू लगता है, एफिड। और उसके बाद फिर आता है उपज की बात करते हैं तो इसमें 6 से 8 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में, और 20 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है सिंचित क्षेत्र में लगता है, वो होता है मतलब। तो कुसुम क्या है? कुसुम का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस है। कुल क्या है? कंपोजिट है। और इसकी खेती महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में जो है रबी में करते हैं। बीजों में 32% तेल पाया जाता है। और खली में सर्वाधिक जो है नाइट्रोजन यानी कि 7.88% पाया जाता है। और इसके बाद क्या है, किसका स्थान है? तो मूंगफली का है, मूंगफली की खली का आता है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद फिर आता है लिनोलिक अम्ल, इसमें 78% अधिक पाया जाता है, जो हृदय रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त है। और कुसुम के फूल को क्या कहते हैं? तो कार्मिन कहते हैं। और बात करते हैं बीज दर का, तो बीज दर कितना चाहिए होता है? तो 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर असिंचित के लिए, और 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर सिंचित के लिए। किस्मों की बात करते हैं इसमें तारा आता है, मंजीरा आता है, नाग-सात आता है। व्याधि की बात करते हैं तो इसमें रस्ट एंड विल्ट आता है। और कीट की बात करते हैं इसमें माहू आता है। और उपज कितना देता है? तो 6 से 8 क्विंटल पर हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में, और 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।